हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में देखने वाले हैं कि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देखने के बाद कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में क्या होता है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होता है, यानी किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास कम से कम एक सॉल्यूशन है तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो कम से कम एक होने का मतलब कि एक से ज़्यादा है तब भी कंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट का बात आता है तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या देखते हैं कि नो सॉल्यूशन, यानी किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास अगर नो सॉल्यूशन है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो उसको हम लोग किस में रखते हैं तो इनकंसिस्टेंट में रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी यहाँ पे कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ, इसमें हमको एग्जामिन करना है, चेक करना है कि कौन जो है कंसिस्टेंट होगा और कौन जो है इनकंसिस्टेंट होगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर कोई लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो a1x प्लस b1y इक्वल c1 और फिर a2x प्लस b2y इक्वल c2। डबल वेरिएबल में होगा तो एक साथ दो इक्वेशन होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं तो a को सपोज करते हैं यहाँ से a1 b1, ये प्रीवियस वीडियो से आपको पता होगा a2 b2, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग b को मानते हैं, तो b को क्या मानते हैं तो c1 c2, और इसके बाद हम लोग x को सपोज करते हैं क्या तो x y, डबल वेरिएबल में है। तो इसके बाद आपको पता है कि अगर a और x को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो किसके इक्वल रिजल्ट आ जाता है तो b के इक्वल आ जाता है, यानी x किसके इक्वल आता है तो b के इक्वल आता है डबल वेरिएबल में। ट्रिपल वेरिएबल का बात करते हैं तो ट्रिपल वेरिएबल में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में एक साथ तीन इक्वेशन रहेगा। पहला का फॉर्मेट रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1। दूसरा जो रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2। तीसरा रहेगा आपका a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3, ठीक है। इसमें भी जब हम लोग सपोज करते हैं तो मैट्रिक्स A मानते हैं क्या तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, हमारा मैट्रिक्स A हो गया। इसके बाद हम लोग जब B को मानते हैं तो इस कांस्टेंट को डालते हैं, यानी d1 d2 d3, 3/1 के ऑर्डर में, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही x को मानते हैं तो तीन वेरिएबल है तो x y z, और यहाँ भी हम लोग x को किसके इक्वल लिखते हैं तो b के इक्वल लिखते हैं, ठीक है। इतना आपको पता है। इसके बाद हम कैसे चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट है तो इनकंसिस्टेंट है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि पहले हम क्या करते हैं कि निकालते हैं किसको तो डिटर्मिनेंट ऑफ a को। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है जीरो के इक्वल नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है जीरो के इक्वल क्या है नहीं है, और दूसरा कंडीशन बन सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है जीरो के इक्वल है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर नॉट इक्वल जीरो है तो उस कंडीशन में a इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। a इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है यूनिक होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल जीरो है तो वहाँ a इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई करके x इक्वल टू a इन्वर्स b के फार्मूला को अप्लाई करके उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, यानी यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन बनता है, और यूनिक सोल्यूशन होने के कारण ये क्या हो जाता है तो कंसिस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है कंसिस्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल जीरो आ गया तो इसके बाद हमको दो काम करना पड़ता है। पहली बार क्या करना पड़ता है तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर मान लेते हैं कि ई भी जीरो के इक्वल आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या निकाले बी, और ये भी जीरो के इक्वल आ गया, तो इस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, तो भी हम लोग इसको किस में रखते हैं तो कंसिस्टेंट में रखते हैं। एक केस इसमें और आता है कि अगर मान लेते हैं कि आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल रहे हैं और ये जीरो के इक्वल नहीं आया, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल जीरो, तो उस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, यानी नो सॉल्यूशन का केस आ जाता है, और इसको हम लोग किस में रखते हैं तो इनकंसिस्टेंट में रखते हैं, ठीक है। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल जीरो है तो आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल जीरो है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल के देखना पड़ेगा। अगर इक्वल जीरो आ रहा है तो कंसिस्टेंट, नॉट इक्वल जीरो आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट। तो इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को डाले हैं, हम लोग चेक करेंगे कि कौन कंसिस्टेंट है और कौन क्या है इनकंसिस्टेंट है। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग देखेंगे कंसिस्टेंसी, यानी इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंस को चेक करेंगे इसी कंसेप्ट के बेसिस पे। तो सबसे पहले देखिएगा कि जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा, तो अभी जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे थे डबल वेरिएबल और ट्रिपल वेरिएबल के लिए, उस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन होना चाहिए। अगर नहीं है तो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा।
ताकि हम A1 B1 जो भी है उसका वैल्यू जो है निकाल सके सही से। तो आइए हम कुछ प्रैक्टिस इसमें आपको करा देते हैं ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। बस इसमें हमको सिर्फ चेक करना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दूसरा काम इसमें नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस आपको कंसंट्रेट होकर के देखते रहना है एक एक चीज़ को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में हम आते हैं, फर्स्ट नंबर लिखेंगे सॉल्यूशन विथ लैंग्वेज, आपको हम बता रहे हैं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दिया हुआ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। पहला है x प्लस 2y इक्वल टू एंड दूसरा है 2x प्लस 3y इक्वल 3। अब ध्यान से देखिएगा, तो आपको हम बताएं कि डबल वेरिएबल के लिए एक साथ दो इक्वेशन देगा और उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो a1x प्लस b1y इक्वल c1 पहले इक्वेशन का, और दूसरे का a2x प्लस b2y इक्वल c2। इस फॉर्मेट में है तो ठीक है, नहीं तो कन्वर्ट करेंगे। तो फिलहाल एकदम दोनों इस फॉर्मेट में दिख रहा है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, तीन मैट्रिक्स को सपोज करते हैं। सबसे पहले हमारा मैट्रिक्स ए क्या हो जाता है, तो a1 b1 a2 b2। a1 का वैल्यू इसमें देख रहे हैं ना, x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, तो 1। b1 का वैल्यू यानी y का कोफिशिएंट 2। अब सेकंड इक्वेशन में आते हैं, तो a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 2 और b2 यानी y का कोफिशिएंट 3। तो a हो गया हमारा। फिर इसके बाद हम b लिखते हैं, तो b हमारा क्या हो जाएगा, तो c1 c2, तो c1 की जगह 2 दिख रहा है और c2 की जगह 3 दिख रहा है, तो 2 3 आ जाएगा। एंड डबल वेरिएबल है तो x भी लिखेंगे, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, xy। अब यहाँ पे आप सिंपली चेक कीजिएगा तो लिख सकते हैं कि इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू बी। कन्फर्म है, मतलब डबल वेरिएबल है चाहे ट्रिपल वेरिएबल है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। मैट्रिक्स से और मैट्रिक्स एक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एकदम 100% गारंटी है कि बी के इक्वल आएगा। इसको हमको चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब इतना काम करने के बाद हम सबसे पहले चेक करेंगे किसको, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को। यहीं से हम आगे डिसीजन लेंगे कि आगे हमको क्या करना है नहीं करना है। तो सबसे पहला काम करते हैं, हम निकालते हैं किसको, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, 1 2 2 3। इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा, तो 1 से 3 में मल्टीप्लाई करिएगा 3 आ जाएगा, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करिएगा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 3 में से 4 माइनस कर लीजिएगा तो क्या आएगा, -1, जो कि नॉट इक्वल 0 है। यानी यहाँ पे सिचुएशन क्या मिला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0। और आपको पता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन यूनिक होता है, और यूनिक को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। प्रीवियस वीडियो में हम इसका कंडीशन वगैरह बताए थे, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जा करके देख लीजिए। यानी आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएगा, तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। रीजन क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 आ जाता तो आगे हमको बढ़ना पड़ता, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 आ गया तो आगे हमको बढ़ने का अब कोई ज़रूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका डबल वेरिएबल में ही है। यहाँ भी हमको यही चेक करना है कंसिस्टेंसी यानी बताना है कि कौन जो है कंसिस्टेंट होगा और कौन जो है इनकंसिस्टेंट होगा। कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, कुछ एग्जांपल्स देख लीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। यहाँ भी आपका डबल वेरिएबल है। आपको पहले बताएं कि डबल वेरिएबल है तो एक साथ दो इक्वेशन डेफिनिट है कि देगा, कि बिना दो इक्वेशन के सॉल्व नहीं होगा। तो लिखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए, सॉल्यूशन गिवन है आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ। पहला इक्वेशन क्या है, तो 2x माइनस वाई इक्वल 5 है, एंड दूसरा इक्वेशन क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल 4 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब यहाँ पे हम तीन मैट्रिक्स सपोज करते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स A मानते हैं, तो क्या होता है, a1 b1 a2 b2। तो हो जाएगा यहाँ से 2a1 और b1 यानी y का कोफिशिएंट तो -1 छुपा हुआ, तो -1। फिर यहाँ आइएगा तो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट b1। तो ये हमारा मैट्रिक्स A हो गया। b लिखते हैं यहाँ पे, तो कांस्टेंट को लिखा जाता है, तो 5 4 हो जाएगा।
और यहाँ पे हम लोग x लिखते हैं तो डबल वेरिएबल में क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। इसके बाद आपको हम बोल रहे हैं कि एक बार लिख दीजिएगा कि इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल बी। डिफिनिट है कि लिखा जाएगा, इसको हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इतना काम करने के बाद हम निकालेंगे सीधे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 1। एक्सपेंड करिएगा तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, फिर -1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, यानी कितना हो जाएगा 3, जो कि नॉट इक्वल 0 यानी 0 के इक्वल नहीं है। यानी यहाँ पे लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0। और आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब 0 के इक्वल नहीं आता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी यूनिक सोल्यूशन होगा। और यूनिक सोल्यूशन किस में आता है, तो कंसिस्टेंट में आता है। तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज़ कंसिस्टेंट, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग डबल वेरिएबल वाला क्वेश्चन था। आइए एक यहाँ भी है, यहाँ भी डबल वेरिएबल ही है, देखते हैं इसमें क्या होता है। बस सिंपल है, सही से आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, इसीलिए इसमें हम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिए हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी आपका दिया हुआ गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ x + 3y इक्वल है 5, और दूसरा क्या दिया हुआ कि 2x + 6y इक्वल 8 है। अब आपको पता है कि 3 मैट्रिक्स सपोज करना होगा, तो पहले हम a मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ x का कोफिशिएंट देख रहे हैं ना 1 और y का कोफिशिएंट 3, तो 1 3, फिर यहाँ x का कोफिशिएंट 2 और y का कोफिशिएंट 6, ये हो गया। b लिखते हैं तो जो कांस्टेंट रहता है उसको डालते हैं, तो 5 8 एंड x लिखते हैं तो डबल वेरिएबल है इसमें, एक आपका x यहाँ आ जाएगा, एक y आ जाएगा। इतना काम कर लेना है पहले आपको। इसके बाद लिखेंगे कि इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू बी, यानी इसको x इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेट है। अब हम इतना काम करने के बाद सीधे आ जाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 2 6। एक्सपेंड करिएगा तो 1 से 6 में मल्टीप्लाई तो 6, फिर 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 6 - 6 0 आ गया। यानी यहाँ पे क्या मिला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया। अभी इसके पहले 2 एग्जाम्पल लिए थे तो उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 था, तो आसानी से हम लिख दिए कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन और कंसिस्टेंट हो गया। लेकिन जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो इसके बाद आपको अब आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि 0 आता है कि नॉट 0 आता है। उस बेसिस पे आगे हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहला इतना काम करने के बाद हम काम करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में उस चीज़ को देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अब एडजॉइंट पे थोड़ा वर्क करते हैं। ध्यान दीजिएगा एकदम कंसंट्रेट होकर के, क्योंकि यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चाहिए। तो हम इधर क्वेश्चन में लिखे, वहाँ से हम बी को देख लेंगे। स्पेस थोड़ा सा चाहिए इसके लिए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना भी एलिमेंट है ना सबका को फैक्टर निकालते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर को डाल करके और ट्रांसपोज करना होता है। तो लिखेंगे नाउ या फिर फॉर एडजॉइंट, लिखेंगे फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए इसमें 4 एलिमेंट है। ठीक है, आपका मैट्रिक्स ए जो है इधर राइट साइड में हम लिख देते हैं समझाने के लिए। मैट्रिक्स ए क्या था, तो 1 3 2 6 यही मैट्रिक्स है। ठीक है, 4 एलिमेंट है, चारों एलिमेंट का हमको को फैक्टर लिखना होगा। तो ये आपका फर्स्ट है A11 A12 A21 A22। को फैक्टर को कैपिटल ए या फिर कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पहला एलिमेंट को हम लिखते हैं यानी A11 लिखते हैं। ठीक है, तो इसका को फैक्टर लिखने के लिए क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 + 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़िएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा। तो -1 का पावर 2 यानी 1 हो जाएगा, 1 से 6 मल्टीप्लाई करिएगा 6 हो जाएगा। फिर दूसरा एलिमेंट A12 को फैक्टर के लिए -1 का पावर 1 + 2 हो जाएगा। 1 2 कर रहे हैं तो फर्स्ट रो और क्या करेंगे सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो कौन बचेगा 2, सॉल्व कर दीजिएगा तो वैल्यू -2 आ जाएगा।
फिर आते हैं यहाँ निकालते हैं 8 2 1, तो -1 का पावर क्या हो जाता है 2 + 1 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़िएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, यानी -3 आ जाएगा। और अंत में 8 2 2 निकालते हैं तो -1 का पावर 2 + 2 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 बचेगा, सॉल्व कर लीजिएगा 1 आ जाएगा। अब लिखेंगे सीधे कि एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या हो जाता है, ये जितना भी को फैक्टर दिख रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर पहले हम डालते हैं, यानी 6 आया है, -2 आया है, -3 आया 1, और देन इसका क्या करते हैं तो ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे है 6, नीचे क्या जाएगा -2, फिर यहाँ पे -3 और यहाँ पे 1, ट्रांसपोज करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फाइनली हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए मिलने के बाद आगे का काम क्या करना होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू हमको बी का प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो लिखेंगे आल्सो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है तो 6 -3 -2 1 इंटू बी। तो हमारा मैट्रिक्स बी जो दिख रहा है इसका एलिमेंट क्या है तो 5 8, क्या है 5 8। अब आइए इसका प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं क्या आ रहा, ध्यान से देखिएगा। ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो पहले ही आपका मैट्रिक्स 2/2 का है और ये किस ऑर्डर का है तो 2/1, यानी पहला जो है 2/2 है, दूसरा 2/1 है। तो देख रहे हैं ना कि पहले का कॉलम दूसरे के रो के साथ मैच कर रहा, यानी जो रिजल्ट मिलेगा वो किस ऑर्डर का होगा तो 2/1 का होगा। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 5 जो क्या हो जाएगा 30, इसके बाद 3 से -3 से 8 में तो -24 हो जाएगा। फिर हो गई तो अब सेकेंड रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -2 से 5 में तो क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा, और 1 से 8 में तो +8 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा तो 30 से जो है 24 को माइनस करिएगा तो 6 आ जाएगा, 8 से 10 को माइनस करिएगा तो -2 आ जाएगा, यानी मैट्रिक्स जो है 0 के इक्वल नहीं है, यानी 0 मैट्रिक्स नहीं है। देखिए यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 होने का मतलब 0 मैट्रिक्स का बात हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल 0 है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल 0 है। और जब आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल 0 होता है तब उस कंडीशन में नो सोल्यूशन होता है, यानी यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल 0 है, इसलिए यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट, यानी हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हो जाएगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले हैं तो 0 के इक्वल आ गया, इसीलिए हमको आगे बढ़ना पड़ा है। आगे बढ़े तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए, इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल लिए, नॉट इक्वल 0 आ गया, तो नॉट इक्वल 0 का मतलब नो सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट में आता है। मान लेते हैं कि अगर इसको निकालते इक्वल 0 आ जाता है, यानी दोनों एलिमेंट 0 हो जाता है, यानी 0 मैट्रिक्स आ जाता, तब उस सिचुएशन में क्या हो जाता इनफाइनाइट सोल्यूशन और फिर कंसिस्टेंट में आ जाता। तो ये समझ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपका ट्रिपल वेरिएबल के लिए भी हम लोग समझ लेते हैं, कि भी ध्यान रखना है कि वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हो। चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका ट्रिपल वेरिएबल के लिए है, ठीक है। तो ट्रिपल वेरिएबल के लिए कुछ अलग काम नहीं करना है, बाकी क्वेश्चन जैसे बना सेम बनेगा। तो एक आपका हिंट्स करते हैं 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले डालेंगे सॉल्यूशन में गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल 2 एंड ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल 4। तो यहाँ भी सेम काम करना आपको। पहले आप मैट्रिक्स A मानिए, तो ट्रिपल वेरिएबल के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए कि क्या होता है। पहला इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1 का फॉर्म क्या होता है। दूसरा क्या होता है तो a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2, इसमें एक साथ 3 इक्वेशन आता है। और तीसरा जो रहता है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल क्या रहता है d3 रहता है। तो उस फॉर्मेट में स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा। अब a को हम लिखते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो पहले इक्वेशन में आएंगे तो इसे a1 b1 c1 लिखेंगे। तो x का कोफिशिएंट 1 यानी a1, y का कोफिशिएंट भी 1 यानी b1, z का कोफिशिएंट भी 1 यानी c1, a1 b1 c1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन से a2 b2 c2 लिखिएगा तो 2 3 2, और थर्ड में आइएगा तो a और z का कोफिशिएंट क्या है 2a है। तो ये हमारा मैट्रिक्स A हो गया।
बी हम लोग लिखते हैं D1 D2 D3 से 1 2 4 1 2 4, और इसके बाद हम लोग फिर x लिखते हैं ट्रिपल वेरिएबल में तो x y z। अब इतना लिखने के बाद सीधे लिखेंगे कि इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स इक्वल बी। हमको ये चेक करने की जरूरत नहीं, सारे सिचुएशन में आएगा। इतना काम करने के बाद सीधे हम आ जाते हैं किस में, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में। तो हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 2 3 2 a 2a। ठीक है, अब इसको हम इवेलुएट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने के लिए किसी रो या फिर किसी कॉलम से एक्सपेंड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फर्स्ट रो से कर देते हैं। तो यहाँ प्लस साइन आता है या माइनस आता है, क्या आता है प्लस आता है, ये आप एक्सपेंड करना जानते होइएगा। तो यहाँ सबसे पहले 1 लेते हैं, तो इसको और इसको छोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6a, और माइनस हो जाएगा 2, एक्सपेंड कर रहे हैं। फिर -1 आ जाएगा, और इसको छोड़ते हैं तो 2 2 जा 4a माइनस 2a 4a माइनस 2a। फिर आपका +1 है, इसको छोड़िएगा तो 2a माइनस क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, 2a माइनस 3a। अब आगे इसको बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 6a से 2a घटेगा तो 4a में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4a। फिर 4a से 2a घटेगा तो 2a 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2a, और यहाँ 2a से 3a घटेगा तो -a 1 से तो -a हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा हमको 4a -2a और माइनस यानी -3a घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा ये, जो कि नॉट इक्वल 0 है। यानी फाइनली यहाँ से हमको मिला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 है। और आपको बताएं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन देगा, यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट, लेकिन देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हम सॉल्व करते डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के इक्वल आ जाता तो आगे बढ़ते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। आपको पता है एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। एडजॉइंट निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, यानी एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट निकालते हैं। फिर उस पर देखते हैं कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का प्रोडक्ट नॉट इक्वल 0 है तो नो सोल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट। इक्वल 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंट। तो सिंपल सा है, आपका डबल वेरिएबल हो या ट्रिपल वेरिएबल हो, उससे ज़्यादा वेरिएबल का भी बनता है लेकिन बहुत लेंदी हो जाता है। तो जनरली ट्रिपल वेरिएबल से ज़्यादा का आपको नहीं दिया जाएगा, और डबल वेरिएबल से तो कम का होना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनने के लिए डबल वेरिएबल में कम से कम 2 इक्वेशंस का होना जरूरी है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, उसका एग्जामिन कैसे करते हैं इस वीडियो में हम लोग देख लिए। आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।